अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल इनकम के बारे में देखा था, हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी। आज हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि नेशनल इनकम बेसिकली डिटरमाइन कैसे होती है, किस तरीके से हम कहेंगे कि कितनी नेशनल इनकम हमारी कंट्री में मौजूद है, कितना नहीं है, कितना जो है ना प्राइस लेवल होना चाहिए, कितनी डिमांड होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली चीज अगर हम स्पॉटलाइट में देखें तो इस चैप्टर में हमारे पास बेस कर रही है क्या चीज। एक कहता है कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन और नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। सेकंड हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरेक्शन। अगर हम ग्लांस देखें इस चैप्टर का तो वो बेसिकली हमें बता रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल अंटिल वी नो हाउ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एंड सस्टेन, which factors bring in change in the flow of income and other dynamic process of determining the equilibrium levels of national income। कि अगर एक बंदा कहता है कि यार हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, मैंने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ लिया, मैंने जो है ना जीडीपी एंड नेशनल इनकम हमारे पास इन चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदा जो है ना वाकई इसको कंप्लीट कर सकता है या जो है ना वो इसको बेहतर तरीके से जानता है। क्यों? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन तो हमारे पास है चीज़ों को डिटरमाइन करना। जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा कहता है यार मुझे डिमांड और सप्लाई के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। आप पूछते हैं कि क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई? तो कहता है कि जी एक बंदा जो है ना विलिंग हो पे करने के लिए, तो इसको हम डिमांड कहते हैं, और वो चीज़ चाहता है कि मुझे अवेलेबल हो जाए, तो इसको डिटरमाइन जो है ना हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिमांड है। सप्लाई क्या है? सप्लाई कहते हैं कि जी आपकी जो है ना जो आपके सप्लायर्स हैं वो विलिंग हो एक खास प्राइस पे चीज़ बेचने के लिए। आप कहते हैं ठीक है। प्राइस अब कैसे डिटरमाइन होती है मार्केट में? चलो ये तो डिटरमाइन जो है ना आपने बता दिया कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो वो कहता है कि यार ये तो मुझे नहीं पता किस तरीके से होती है, लेकिन जब हम कहते हैं सिंपली कि जो है ना ज़्यादा डिमांड होती है तो प्राइसेस जो है ना हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो डिटर्मिनेशन का, इक्विलिब्रियम का जब कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं होगा, तो इसी तरीके से जो है ना वो जान नहीं सकता कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से वर्कआउट करता है। सेम एज इट इज जब हमने नेशनल इनकम का जिक्र किया तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम नेशनल इनकम को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। हम जो है ना इनकम और इनमें जो फ्लोज आ रही हैं वो किस तरीके से हमारे पास क्या करता है, इफेक्ट करता है हमारे इक्विलिब्रियम को। तो इसलिए कहता है कि although 19th century economists did not focus much on how desired level of income national income is achieved. However, in 1936, an eminent economist, J. M. Keynes, released his well-known book entitled General Theory of Employment, Interest and Money, where he introduced new concepts and opposed to the ideas and theories of classical economists. In his theories, he has awarded more value to effective demand. In his view, this is the demand which determines the level of national income of a country. Keynesian called demand side, while classical economics are supply siders. ठीक है कि आपके पास जो है ना प्रीवियसली मैंने आपको कहा था कि जो ट्रेडिशनल हमारे पास थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मार्केट में आपकी जो है ना गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं है, डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या प्राइस नहीं होनी चाहिए चीज़ों की इकोनॉमी के अंदर। तो फिर जब हमारे पास जो है डिप्रेशन आया, डिप्रेशन में उन्होंने देखा कि कोई भी इफेक्ट हमें नजर नहीं आया, ना डिमांड खुद इफेक्ट करी किसी चीज को, ना सप्लाई जो है ना क्रिएट हो रही है। तो तब हमारे पास केनीज की जो है ना बुक आई, उन्होंने जो है ना डिमांड साइड के ऊपर फोकस किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना जो चीजें डिटरमाइन होती हैं वो डिमांड क्रिएट करने की वजह से होती है, और इसलिए उसकी थ्योरीज को डिमांड साइड कहा गया, और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सप्लाई के ऊपर फोकस किया, तो उन्हें सप्लाई साइडर्स कहा जाता है। तो तब इन्होंने जो है ना इन नई कॉन्सेप्ट्स और इसके ऊपर एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। फिर कहते हैं कि अर्लियर वी डिस्कस नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन डिटेल। इन दिस चैप्टर वी विल पुट आवर अटेंशन to another core concept of macroeconomic theory. This study will help us to understand how macroeconomic fluctuation happen, how to tackle them. For this purpose, aggregate demand and aggregate supply are explored. ठीक है कि सेकंड चीज हम जो देखने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, इसके अलावा वो ये है कि हमारे ये जो डिमांड है सप्लाई है ये किस तरीके से इफेक्ट करता है। हमने पहले भी कहा था कि जब हम एक अनिनी लेवल पे देखते हैं और मैक्रो लेवल पे इन चीजों को देखते हैं तो तब हम एग्रीगेट का जिक्र करते हैं, ऑन एवरेज चीजों का जिक्र करेंगे। ये नहीं कि एक घर में क्या हो रहा है दूसरे में क्या हो रहा है, उस तरीके से काम नहीं चल सकता। हम उन तमाम का एवरेज लेते हैं और उसको हम एग्रीगेट कहते हैं, और उसके डिमांड की बेसिस पे हम कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिंपल नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन और नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, दोनों एक ही बात है हमारे पास। सो कहता है कि इन रीसेंट सेक्शन वी हैव taken detailed view about fundamentals of national income, its concepts and measurement, but it is not enough to deal with the complex economic structure of a country.
The numerical values about national income should be materialized in the form of national income determination to make some sound economic policies in order to address some of the fundamental macroeconomic issues such as full employment, poverty, inflation, deficit of balance of payments, etc. ठीक है कि प्रीवियस में हमारे पास जैसे पहले भी हमने कहा कि वो एनफ नहीं थे कि बेसिक की चीज़ों के बारे में हम जान लें, हमें उनके जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स को भी देखना जो है ना होगा, और हमें न्यूमेरिकली इन चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए कंट्री में, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी चाहिए, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस किस्म के मसलों को डील करना है। तो इस किस्म के मसलों को डील करने के लिए हमें क्या करना होगा, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से हम एक सूटेबल प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। तो कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल आउटपुट एंड द प्राइस लेवल रिजाइड ऑन टू मेन मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand consists of total spending in an economy by household, firms, governments and foreign agents। ठीक है कि मेन दो चीजें हमारे पास पिलर्स क्या हैं इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो है जैसे माइक्रो लेवल पे थी, सेम मैक्रो लेवल पे भी हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जब हम करते हैं तो उसमें क्या है कि जब हमारे पास लोग विलिंग हो टोटल स्पेंडिंग करें इकोनॉमी में, चाहे वो घरेलू लोग हो, चाहे हमारे पास कंपनीज हो, चाहे हमारे पास गवर्नमेंट है या फिर कोई फॉरेन के एजेंट्स हैं, वो लोग हमारे मुल्क में जो है ना पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में दोनों शामिल होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ओवरऑल जितनी भी टोटल स्पेंडिंग हमारी इकोनॉमी में होगी, कोई भी कर रहा होगा, हम उसको एग्रीगेट डिमांड में कंसिडर करेंगे। तो कहते हैं कि वेयर एज एग्रीगेट सप्लाई डिस्क्राइब हाउ मच आउटपुट बिजनेसेस वुड विलिंगली प्रोड्यूस एंड सेल एट द गिवन प्राइसेस, कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशंस। और इसके अलावा जहाँ पे हम एग्रीगेट सप्लाई का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे हम बिजनेसेस कितने विलिंग है, हमने पहले भी कहा कि वो जो है चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं और एक खास प्राइस पे वो चीज़ बेचना चाहते हैं, मार्केट कंडीशन उनमें क्या होगी, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी, प्राइसेस क्या होगी, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो विलिंग हो कि हाँ मैं अपना प्रोडक्ट इस कीमत पे सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं कि usual shapes of aggregate supply and demand curves are the same as common supply and demand curves analyzed in microeconomic except long run aggregate supply curve। तो जहाँ पे हमारे पास कर्व्स का जिक्र आएगा तो सेम एज इट इज हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे डिमांड एंड सप्लाई वाले, उसी तरीके से हमारे पास कर्व्स में शिफ्ट आएंगे, एक्सटेंशन का जो है ना कंट्रैक्शन चलेगी, जहाँ पे फर्क आएगा हमारे पास तो वो हमारे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में आता है। तो पहले चीज से स्टार्ट करते हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में अभी हमने क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इन एग्रीगेट सप्लाई इज just as aggregate supply is the collective of what all firms have produced within an economy, aggregate demand is what has been consumed। जहाँ पे हमारे पास जो है ना एग्रीगेट सप्लाई का जिक्र आता है तो इसका मतलब क्या है कि आप सब जो है ना प्रोड्यूस करते हो, सप्लाई करते हो, चीजें प्रोवाइड करते हो अपने जो है ना जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं आपके पास, उनको। जहाँ पे जो है ना एग्रीगेट डिमांड का जिक्र आता है उसका काम कंजम्पशन के पास है कि वो कितनी चीजें कंज्यूम करते हैं। तो इसी के बेसिस पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कहती है कि द टोटल amount of goods and services demanded within an economy at a given overall price level and in a given time period is referred to as aggregate demand। जो हमारे पास जो है ना डिमांड की सिंपल डेफिनेशन थी सेम एज इट इज हमारे पास इसकी भी है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा कि जितने हमारे पास गुड्स और सर्विसेज जो है ना डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कि मार्केट में क्या चीज डिमांड हो रही है, बल्कि इकोनॉमी में जितने भी हमारे पास जो है डिमांड सप्लाई चीजों की चल रही है एक खास कीमत के ऊपर, ठीक है, और एक खास ड्यूरेशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। So कहते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एन एग्रीगेट डिमांड कर्व। वहां पे डिमांड कर्व था, यहाँ पे जब हम इकोनॉमी का देख रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व हो जाएगा, which shows the relationship between the price level and quantity of output that agents are willing to spend। कि सेम एज इट इज हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल के बेसिस पे हम उसको देखेंगे। So as with regular demand, the relationship between aggregate demand and price is often a negative one, meaning that a higher price level households are willing to consume less। कि हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा वो वैसा ही होगा, क्यों, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी लोग की अफोर्डेबिलिटी से वो चीज निकल जाएगी, जब अफोर्डेबिलिटी से वो चीज निकल गई है तो क्या हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब लोगों की अफोर्डेबिलिटी में वो चीज आएगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड जो है ना उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से हैं, तो कहता है कि द फैक्टर्स दैट मेक अप एग्रीगेट डिमांड विल बी रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम अर्लियर सेक्शन ऑन जीडीपी। The reason for the similarity is that aggregate demand is measure of all that is demanded within an economy and so is equivalent to the amount of expenditure। ठीक है कि जीडीपी में जो हमने देखा था सेम एज इट इज हमारे पास वही फैक्टर्स इसमें भी आ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड में भी आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है, तो वही जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है उसी के बराबर आ रही है।
तो इसमें पहली चीज हमने क्या कहा था, सी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के कितना वो जो है ना गुड्स और सर्विसेज पे पैसे लगा रहे हैं, कितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना गवर्नमेंट पैसे लगा रही है। और हमने कहा था कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि इम्पोर्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या हुआ, हमारे पास डिमांड क्रिएट होगी, एक्सपोर्ट्स की बाहर हमारी डिमांड क्रिएट होगी तो हमारी प्रोडक्शन जो है ना इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ये चार चीजें क्या है हमारे पास, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो सेम हमारे पास शेप बन रही है। जब प्राइस हमारे पास P1 पे थी तो उसकी वजह से क्या था, डिमांड हमारे पास Y1 पे थी। Y1 बेसिकली इकोनॉमी के अंदर हम उसकी डिमांड को देख रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के लिए हम देखकर कह रहे हैं। तो एग्रीगेट क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, Y1 होगी। प्राइसेस रिड्यूस हुई, P2 पे आ गई तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो कर्व क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोपिंग बढ़ रहा है। तो कहता है कि the y-axis represents the price level of all final goods and services in the economy. On the x-axis is the real national output. We see that aggregate demand curve is downward sloping, meaning that as the price level decreases, the level of demand in the economy increases. It's simple, वही concept हमारे पास यहाँ पे भी चल रहा है कि हमने प्राइस को y एक्सिस और क्वांटिटी को x एक्सिस पे रखा। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि प्राइसेस डिक्रीज हुई, डिमांड बढ़ी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कंट्रैक्शन होगा और डिमांड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। शिफ्ट्स कब आते हैं, जैसे वहां पे कंडीशंस थी सेम एज इट इज, जो हमने चीजें कांस्टेंट रखी थी वही चीजें जब हम उसमें से एक एक फैक्टर को जो है ना अनकांस्टेंट करेंगे और उसको जो है ना ओपन करेंगे और प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो शिफ्ट्स आएंगे डाउनवर्ड अपवर्ड एंड जो है ना इनवर्ड आएगा, तो उसको सिंपली हम क्या कहेंगे, शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो कहते हैं कि एज विद अदर ग्राफ्स अ शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड इज नॉट caused by the change in the price level. Instead, it is done by some exogenous factors. ये हमारे पास कुछ और फैक्टर्स जो हमने कहे उनकी वजह से हमारे पास जो है ना जो चेंजेस आ रही है उसका एक्सोजीनियस एक्सोजीनियस फैक्टर्स का, वो लोग जो है ना प्राइस की वजह से क्या करें उसको इफेक्ट कर रहे हैं। So some reason for this shift in aggregate demand is due to change in any of the component part of the equation. The following would cause a shift out of the aggregate demand curve. कि जो हमने वहाँ पे फॉर्मूला में कहा कि aggregate demand is equal to C plus I plus G, और फिर हमने कहा कि x minus 1, तो उनमें से x minus m, तो उसमें से किसी भी फैक्टर में जो चेंजेस आ रही है वो हमारे पास क्या करेंगी, शिफ्ट क्रिएट करेंगी। तो कहते हैं कि वो क्या था, कंज्यूमर हमारे पास क्या कर रहा है कि उनकी इनकम बढ़ गई है एंड वो ज्यादा जो है ना कंट्री में इकोनॉमी में जो है ना स्पेंडिंग करना शुरू हो गई। जैसे आजकल हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस में पैसे लगा रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, तो क्या हो रही है, स्पेंडिंग बढ़ गई है क्योंकि उनकी इनकम बढ़ चुकी है। फिर सेकंड कहता है कि फर्म्स हैव अ वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड बिगिन इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट, और वो ऑप्टिमिस्टिक बन चुके हैं, रियलिटी देख रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम उसकी जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें कि हमें उससे फायदा मिले, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, रोड्स वगैरह ब्रिजेस वगैरह ये चीजें बनानी शुरू कर दी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट बिकम मोर अट्रैक्टिव टू फॉरेन फर्म्स, कि उनको जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, लो प्राइस में मिल रहे हैं, सूटेबल प्राइस में मिल रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर दी। इंपोर्ट्स बिकम लेस डिजायरेबल फॉर डोमेस्टिक फर्म, और या फिर हमारे पास जो इंपोर्ट्स हैं लोगों को पसंद नहीं आ रही, वो महंगी हो गई है, जैसे अभी डिस्करेज हो गए, उनके लिए प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं, तो वो क्या हो गए, अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू हो गए। तो इसमें से कोई भी फैक्टर अगर हम रिलीज करें तो सेम हमारे पास इफेक्ट आएगा। तो कहता है कि जैसे हमारे पास फिगर में देखिए, कहता है कि द y एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस लेवल ऑफ ऑल फाइनाइट गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, ऑन x एक्सिस द रियल नेशनल आउटपुट। Figure is representing the aggregate demand curve of an economy. Shift from AD1 to AD2 and AD2 to AD1 without any change in prevailing prices. ये प्राइस P स्टार एक हमारे पास सेम है, लेकिन हमारे पास क्या हो, डिमांड इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, इनकम लोगों की कम हो गई तो स्पेंडिंग कम हो गई, इनकम ज्यादा हो गई स्पेंडिंग ज्यादा हो गई। तो शिफ्ट हमारे पास या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, इसको हम सिंपली जैसे हम डिमांड में कहते थे सेम एज इट इज हमारे पास एग्रीगेट डिमांड में भी प्रिवेल करेगा। इफेक्टिव डिमांड क्या होगी, कहता है कि that though we have looked at aggregate demand as an overarching concept, there are in fact distinctions that can be made. The first of these is effective demand, a key idea proposed by economist John Maynard Keynes. This asserts that agents and economy will only make expenditure with a percentage of their income, rather than an assumption that the economy is in the long run and all income could possibly be used to fuel aggregate demand. ठीक है, कहता है कि हमारे पास जो है ना सिंपल ये चीजें तो नहीं, हमने देख लिया कि ठीक है हमारे पास जो है ना एग्रीगेट डिमांड और ये इस तरीके से काम कर रहा है। कहता है कि इसमें कुछ डिफरेंशिएशन हमारे पास की जा सकती है, जिसमें कैनार्ड ने हमें क्या बताया कि एक चीज हमारे पास आती है इफेक्टिव डिमांड क्या होगी। ठीक है, तो उसने हमें क्या बताया कि जो एजेंट्स हमारी इकोनॉमी में है वो क्या करेंगे,
वो एक्सपेंडिचर्स करेंगे अपने खास पोर्शन ऑफ इनकम का, ठीक है, बजाय इसके कि वो एज्यूम करें कि लोग जो है ना इस चीज को परचेज करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, और वो क्या करेंगे इन चीजों को एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे, बल्कि वो एक परसेंटेज उन्होंने साथ रखा हुआ है जिसको वो स्पेंड कर रहे हैं। कहते हैं कि मोर डिस्कशन ऑन Keynes theories of consumption and income will be discussed later. Actual expenditure in economy is based on existing actual income rather than if economy was at its productive potential. When all resources are fully utilized is referred to as effective demand. ठीक है कि मेन चीज हमारे पास क्या है, इफेक्टिव का हम क्या कहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, कि जहाँ पे हमारे पास तमाम रिसोर्सेज बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं और लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इसने क्या कहा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हमारे पास क्या है इकोनॉमी में है वो एक्चुअल इनकम पे बेस करती है कि लोग की एक्चुअल इनकम क्या है या वो कितना परसेंटेज जो है ना इसके ऊपर स्पेंड करते हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि इकोनॉमी में जो है ना वो प्रोडक्टिव है और वो बस लगी हुई है, पैसे लगा रहे हैं लोग, जो है ना क्या कर रहे हैं, फुली रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ नहीं है, बल्कि लोगों की जो रियल इनकम हमारे पास आ रही है या एक्चुअल इनकम है उसी के बेसिस पे वो चीज़ डिटरमाइंड होती है। तो उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं कि वाकई लोग विलिंग है इतना परसेंट जो है ना हमेशा स्पेंडिंग करते हैं इसके ऊपर, और वो जो प्राइसेस जो है ना हमारे पास कम हो जाती है तो मजीद अपना जो है ना इसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, या इनकम उनकी बढ़ जाती है तो मजीद उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना छोटा सा डिमांड कर्व के बारे में था। सेकंड हमारे पास आता है एग्रीगेट सप्लाई। तो सेम हमारे पास सप्लाई के कॉन्सेप्ट कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट इज द टोटल नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड इनटू द मार्केट फॉर सेल इन द फाइनल फॉर्म इन 1 year. It seems to be same as money value of all final goods and services produced in a country in a period of 1 year at a constant factor cost. कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो हमारे पास हो रहे हैं और मार्केट को दे रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ पे बेच रहे हैं लोग एक खास साल के अंदर, ठीक हो गया, जिसमें हम जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस साल के अंदर वो जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस करके जो है ना मार्केट को ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, उन तमाम चीज़ों को हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, तो सेम एज इट इज हमारे पास कहता है कि मनी सप्लाई की है जो हमारे पास गुड्स कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक खास ड्यूरेशन के अंदर, और बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो उसी के बेसिस पे डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास कि द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद एन इकोनॉमी at a given overall price level in a given time period is referred to as aggregate supply, के हमारे पास जितने भी टोटल सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होने हमारी इकोनॉमी के अंदर एक खास प्राइस लेवल के ऊपर और एक खास टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, इसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। This is represented through an aggregate supply curve which shows the relationship between price level and quantity of output that firms are willing to supply. As with regular supply, the relationship between aggregate supply and price is often positive one, meaning that at a higher price level, firms are willing to produce more. ठीक है, वही बात कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था कि सप्लाई का जो हमारे पास जो है ना जितने ज्यादा प्राइसेस होती जाएंगी उतने ही सप्लायर को बेनिफिट नजर आता जाएगा, वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो हमने कहा था कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें नजर आता है कि जैसे जो है ना प्राइसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे पास सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो कहते हैं कि वन थिंग टू नोट हियर though is that the shape and behavior of aggregate supply curve is of debate amongst economists. First, we shall present the theories of new classical economists and second, the views of Keynesians. कि हम क्या करेंगे कि पहले जो है ना उसके ऊपर जिक्र करते हैं जो हमारे पास कर्व का जिक्र आता है, तो कर्व में जो है ना हमारे पास हर इकोनॉमिस्ट ने जो है ना अपने परस्पेक्टिव से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले हम जो है ना क्या कर रहे हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के परस्पेक्टिव से देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे कीनीज के परस्पेक्टिव से देखेंगे कि इन्होंने सप्लाई कर्व किस तरीके से बनाया है, क्योंकि अब यहाँ पे तो हमारे पास जो है शॉर्ट और लॉन्ग रन का जिक्र आ रहा है, तो शॉर्ट और लॉन्ग रन में किस तरीके से कर्व डिटरमाइन होंगे उस चीज के बारे में कहता है कि डिस्कशन हम करेंगे। सो पहली चीज हमारे पास आती है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, कि as with other concept in economics, our analysis of aggregate supply differs in short run and long run. This is because of the flexibility of factors and potential output that they can yield. ठीक है, जाहिर सी बात है हमारे पास जब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है तो हमारे पास एग्रीगेट जो है ना डिमांड वगैरह इंक्रीज होती जाती है या सप्लाई हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। हमने कहा था कि शॉर्ट रन में तो हमारे पास इतना पॉसिबल नहीं होता कि कंपनी जो है ना वो क्या कर सके अपने फुल एक्सटेंट तक जो है ना प्रोडक्शन कर सके। जैसे अब कोविड की सिचुएशन थी तो मास्क के प्रोडक्शन की बात आई तो पूरी फैक्ट्री से एक ही दिन में तो नहीं बना सकते थे, उसको टाइम लगा। तो इसलिए कहता है कि शॉर्ट रन में जब आप जो है ना उसको जितना पॉसिबल बना रहे हो और जितना आपके पास वो चीज़ बन रही है उसको हम अलग देखते हैं और लॉन्ग रन को हम सेपरेटली देखते हैं। तो पहले अगर हम देखें शॉर्ट रन में तो कहता है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड एज अ रेगुलर सप्लाई कर्व डज, कि जो है ना इसका सेम होगा। प्राइसेस यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कर्व था, शॉर्ट रन में फिर प्राइसेस यहाँ पे आई तो हमारे पास सप्लाई बढ़ गई तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो सेम हमारे पास उसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलेगी। कहते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ एन इकोनॉमी।
It is showing the direct relationship between a country's real output and general price level. Rising price level expand the overall economic activity of the country के उसमें जितने आपके पास कंट्री के अंदर सप्लाई की सिचुएशन चल रही होगी वो क्या कर रहा है उसको सेम एज इट इज डिफरेंशिएट करके बता रहा है। कहता है कि शिफ्ट्स इन एसआरएस शॉर्ट रन एग्रीगेट सर्व में जो है ना कर्व में किस तरीके से शिफ्ट आएंगे। तो कहता है कि एसआरएस curve will move around for a number of reasons rather than remaining static. As we know from earlier section of the text, are exogenous factors that are likely to cause shift in curve. कि जैसे हमारे पास वहां पे जो है ना हमने सप्लाई में जिक्र किया था सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सप्लाई कर्व को भी इफेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि शिफ्ट्स आ जाते हैं शिफ्ट इनवर्ड या फॉरवर्ड या बैकवर्ड आना शुरू हो जाता है। वो फैक्टर्स क्या थे हमने पहली चीज यही कहा था कि फैक्टर प्रोडक्टिविटी में हमारे पास फर्क आ जाता है। ठीक है कि लेबर और कैपिटल बहुत ज्यादा बेहतर यूटिलाइज होना शुरू हो जाए क्वांटिटी या साइज हमारे पास कैपिटल स्टॉक का बढ़ना शुरू हो जाए इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करना शुरू कर दें या कम कर दें साइज एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर फोर्स अगर हमें ज्यादा मिल जाता है इजीली मिल जाता है अच्छा पूल मिल जाता है हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर हमारे पास कम हो जाए हम ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। टैक्सेस हमारे ऊपर सब्सिडीज हमें मिलना शुरू हो जाए टैक्सेस रिड्यूस हो जाए हम इजीली जो है ना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। Change in inflationary expectation causing a rise in the inflation and rise in wages causing supply to shift inward। कि जहाँ पे हमारे पास क्या होता है महंगाई आना शुरू हो जाती है चीजें महंगी होना शुरू हो जाती है। जैसी जैसी चीजें महंगी होंगी लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे जो है ना सर्विस वेजेस की डिमांड करेंगे। जब हमारे पास उन चीजों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि कंपनीज के लिए वो चीज प्रॉफिटेबल नहीं रहती। इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो क्या हुआ हमारे पास फीस डायरेक्ट पे प्राइस सेम थी हमारे पास क्या हुआ वेज को लेट से हम देखें तो हमारे पास इंक्रीज हो गया तो हमारे पास जो है ना डाउनवर्ड की तरफ जो है ना अब जो है ना आउटवर्ड की तरफ हमारे पास एस आर वन से एस आर टू की तरफ डिमांड जो है ना सप्लाई इंक्रीज हो गई। वेजेस सर कम हो गए हैं तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वेजेस हमारे पास बढ़ गई तो वापस इनवर्ड की तरफ मूव हो जाएगा। तो कहता है कि give a graph above represents the shift of short-run aggregate supply curve of an economy. Shift from SRAS1 and SARS2 and SARS2 to SRAS1 without any change in prevailing price level. The price same थी। Factors उसमें taxes हमारे पास जो है ना reduce हो गए तो क्या उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी टैक्सेस जो है ना इंक्रीज हो गए तो उन्होंने सप्लाई रिड्यूस कर दी क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। ठीक है इसी तरीके से हमारे पास जो हमने देखा कि इन्फ्लेशन हमारे पास बढ़ी है। ठीक है लोगों ने वेजेस ज्यादा मांगना शुरू कर दी जब वेजेस मांगना शुरू कर दी तो सप्लाई कम इसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रही और वो SR2 से SRAS1 की तरफ आना शुरू हो गए। लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट पड़ता है हमने कहा कि उसकी शेप थोड़ी सी चेंज होगी सो कहता है कि शेप ऑफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम SARS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ड्यू टू द कांसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कि हमारे पास जो है ना इस कांसेप्ट को भी देखा जाता है कि हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं कंट्रीज जो है ना उनका फोकस क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ ही होता है। So full employment से क्या मुराद है कहता है कि full employment is a situation where all available resources of an economy are fully utilized. In other words, full employment reflects situation of a country when no more production is possible. ये full employment हमारे पास कौन सी सिचुएशन है कि जहाँ पे हमारे पास हमारी इकोनॉमी फुली रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है और वहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जहाँ पे हमारे पास जो है ना कहता है कि when no more production is possible कि बस अब मजीद प्रोडक्शन नहीं हो सकती बस फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है जितना हमारे पास जो है ना जो है ना लोग मौजूद हैं उन सबको यूटिलाइज करें उन सबसे काम ले रही है। So कहते हैं कि from what we know previously about supply in short and long run, it is unsurprising that the slopes of the curve changes. ठीक है कि हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे पास जो है ना स्लोप में फर्क आएगा शॉर्ट और लॉन्ग रन में वो हमारे पास जो है ना इसकी वजह से इफेक्ट होते रहते हैं। तो कहते हैं कि in short run supply changes to price level and factors of production are adjusted to enable the most efficient use of resources। कि शॉर्ट रन में हमारे पास क्या होता है सप्लाई चेंज हो जाती है प्राइस लेवल के साथ। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास होंगे वो खुद को क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे कि वो रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें और वो उससे फायदा उठाएं। जैसे मास के एग्जाम से डिमांड क्रिएट हो गई तो अब जिसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो फुल यूटिलाइजेशन शुरू कर दी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट भी शुरू कर दिए ताकि हम उसका फायदा उठा के क्या करें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इन लॉन्ग रन इट इज assumed that the supply stays independent of price level. It is determined by overall productivity of resources in the economy। कहता है कि लॉन्ग रन में जहाँ देखो तो हम क्या कहते हैं कि सप्लाईज हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट होगी प्राइस लेवल से। क्यों क्योंकि इसको डिटरमाइन करने वाला क्या होगा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी कि वो अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करता है। Another way of viewing this is that the LARS long run average aggregate supply represent the productive potential of economy. If all resources were at their most productive, that is the level of output that could be achieved। ठीक है कि लॉन्ग रन में क्या हमने कहा कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्टिव पोटेंशियल जितना इकोनॉमी होगा वो अपने रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करेगी
और वो कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। Shifts in LRAS are therefore factors that affect the level of this potential. और हमारे पास जो शिफ्ट आएंगे इनवर्ड आउटवर्ड वो किस वजह से आएंगे कि वो इन फैक्टर्स को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज कर सकें because it is independent of the price level and signifies the upper limit of the capacity in the economy. The curve is a vertical line. ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास जो है ना इंडिपेंडेंट है प्राइस तो उसको इफेक्ट करने वाली नहीं है। तो अपर लेवल जो हमारे पास जो है ना कैपेसिटी जो इकोनॉमी की है वो क्या शो करेगा, हमारे पास वर्टिकल लाइन शो करेगा कंट्री के अंदर कि किस तरीके से वो इसको इफेक्ट कर रही है। तो कहता है कि एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, प्राइस 1 थी, प्राइस 2 पे आ गई, सप्लाई यहाँ थी, सप्लाई इंक्रीज हो गई यहाँ पे आ गई। हमारे पास देखिए प्रोडक्शन को वो हमारे पास क्या हो गई लॉन्ग रन में सेम ही चल रही है। ठीक है, यहाँ से वो एक दफा बढ़ गई प्राइसेस, हमारे फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ गई, अब प्राइस यहाँ पे भी चली जाए यहीं पे ये रहेगा। तो कहता है कि ग्राफ shows represent short run aggregate supply curve moving directly along increase in the price level के देखें ये जो है ना हमारे पास शॉर्ट रन पे उसको जो है ना इफेक्ट नजर आ गया है। लेकिन कहता है कि बट LRAS becomes vertical as it is independent of price level, लेकिन इसका प्राइस के साथ कोई काम नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। It is independent of price level. Point to note is that LRAS curve become vertical at level of full employment. जब हमारे पास full employment चल रही होगी इकोनॉमी, full capacity पे प्रोडक्शन चल रही है, तो वहां पे हमारे पास जो है ना क्या होगा लॉन्ग रन एवरेज का स्ट्रेट लाइन, और जहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट जो है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का जिक्र होगा वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, वो मूव होगी अपवर्ड और डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगी। और फिर अगर हम इसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें एम्प्लॉयमेंट के बाद सेकंड चीज को देखें तो कहता है कि बाय इट्स नेचर it is assumed that the long run average curve does not fluctuate too greatly. Instead, if there are significant permanent changes to the productive potential of the economy, then this will lead to a shift. क्योंकि हमने क्या कहा था, इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट करना, पॉवर्टी को खत्म करना, इकोनॉमी ग्रो करे, इन तमाम चीजों को देखना है। इसलिए सेकंड चीज हमारे लिए आ जाती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। और इसलिए हमने क्या कहा कि लॉन्ग रन एवरेज कर्व हमारे पास क्या है वो जो है ना ज्यादा मूव नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। अगर हमारे पास जो है ना कहता है कि देयर आर सिग्निफिकेंट परमानेंट चेंजेस टू प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी देन दिस विल लीड टू अ शिफ्ट, कि हमारे पास जो है ना परमानेंटली चेंजेस आ रही है, कांस्टेंट चेंज आ गया, तो फिर हमारे पास जो है ना हमें डिफरेंस नजर आएगा, अदरवाइज हमें एज सच डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो क्या कहता है, can increase in the quantity and productivity of the factors of production or advancement in technological capabilities in the economy would cause an increase in the productive potential which shifts long average curve from long average supply from 1 to 2। कि हमारे पास क्या हो रहा है, कहता है कि जब क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी हमारे पास फैक्टर की वो क्या हो रही है वो इंक्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गया है, तो हमारे पास क्या हुआ ये इस तरफ मूव आना शुरू हो गया, क्योंकि प्राइस तो हमारे पास चेंज हुई है ना, हमारे पास क्वांटिटी अब ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल की तरफ जब वो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अपने फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा फ्यूचर में। और अगर जो है ना वो क्या कर रहा है कि इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा कि वो इसको जो है ना मूव नहीं कर पाएगा। सो कहते हैं कि कॉजेज ऑफ शिफ्टिंग इन लॉन्ग रेंज एवरेज कर्व कौन से हैं, तो हमने क्या कहा कि कौन कौन से, इंप्रूवमेंट इन लेबर स्किल, लेबर जो है ना हमारे पास स्किल्स उसके बेहतर हो गए, हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो गई, वो बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी जिसके भी हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही है, एक्सप्लोरिंग न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, या हमारे पास जो है न्यू नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल चुके हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, उसके बाद जो है ना हमारे पास इस किस्म के इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना न्यू क्लासिकल अप्रोच का जिक्र हम कर रहे थे। सेकंड हमने क्या कहा, केनीजियन के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, तो केनीजियन के अप्रोच के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कहता है, हमने कहा कि उसमें कर्व चेंज होगा किस तरीके से, फ्रॉम दिस अप्रोच टू एग्रीगेट सप्लाई वी नाउ टर्न our attention to how Keynesian economists view the aggregate supply. Keynes still viewed the macroeconomy in terms of price level and real output. However, he saw no distinction between short and run and long run. ये वो कहता है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन कुछ नहीं होता, मेन चीज हमारे पास प्राइस है, रियल आउटपुट है कि आप कितने प्रोडक्शन कर रहे हो, प्राइसेस कितने इफेक्ट शो कर रही है, वही मैटर करते हैं हमारे लिए, हमें उस चीजों के अकॉर्डिंगली इसको देखना होगा। सो कहता है कि Keynes still believe that when the economy reaches its productive potential, the aggregate supply curve will be a vertical. However, when the economy is not at full output, they believe that the aggregate supply curve will be flatter because any resource are not being fully utilized. कि वही ऑलमोस्ट उसी तरीके से बात हो रही है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन नहीं है, तो इन्होंने कहा कि बस एक ही इफेक्ट चल रहा है कि आपके पास इकोनॉमी में क्या होता है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से फुली कैपेसिटी के साथ यूटिलाइज नहीं करोगे तो वहां पे आपके पास जो है ना शेप फ्लैट चलती रहेगी, जब आप उसको फुल कैपेसिटी पे और फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे वो आपके पास जो है ना वर्टिकल लाइन ड्रा होना शुरू हो जाएगी। कहता है कि इफ देयर आर अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज देन एज आउटपुट इंक्रीजेस दिस वुड नॉट पुट प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल।
Instead, economy will just use up spare capacity. It is only once the economy approaches its production potential that the firm will begin having the power to influence prices upward. कि अगर हम देखें तो हमारे पास अगर रिसोर्स अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट रिसोर्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से प्राइस के ऊपर फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं रहा था। जब आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे थे तो प्राइस जो है ना हमारे पास इफेक्ट नहीं होगा। तो कहता है कि हमारे तो वही जो है ना अपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए जब कंपनी अपने जो है ना या कंट्री अपने फुल कैपेसिटी तक प्रोडक्शन की तरफ पहुंच जाएगी तब हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, प्राइसेस जो है हमारे पास अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब हम फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। तो अब हमारे जो है ना प्राइसेस डिटरमाइन होना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, हमने कहा कि शॉर्ट उसमें जो है ना फ्लैटर चल रहा है जब आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। जब आप फुल कैपेसिटी की तरफ आओगे शेप आपके पास अपवर्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी सेम प्राइस लेवल पे, ठीक है। तो वाई हमारे पास क्या हुआ, मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं हो रहा। जैसे ही फुल पोटेंशियल पे गए प्राइस हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो गया। So here we see that as output increases, price level at which firms will supply in aggregate begins to increase. However, only once full employment level is approached. ठीक है कि हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास आउटपुट इंक्रीज हुआ प्राइस भी हमारे पास सप्लाई इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है, एग्रीगेट में। और इस वजह से जो है ना प्राइस हमारे पास इंक्रीज हुई। और जब ये फुल कैपेसिटी तक अप्रोच कर जाएगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है सिचुएशन इस तरीके से चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये किनीजियन थोड़ा सा हमारे पास चेंज हुआ न्यू क्लासिकल से। न्यू क्लासिकल ने शॉर्ट और लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से इस चीज को डिस्कस किया। जहाँ पे न्यूक्लियर जो है हमारे पास किनीजियन आ गया तो उसने हमें क्या बताया कि हमारे पास जब तक जो है ना फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा हमारे पास फ्लैटर स्लेप होगी। जब ये क्या करेगा फुल कैपेसिटी पे जाएगा तब हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है। सो ये आज के हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने डिस्कस किए जिसमें हमने सिंपल डिमांड सप्लाई कर्व को ही डिस्कस किया लेकिन हमने एग्रीगेट पर्सपेक्टिव से देखा। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।